हो गया लाइव। थैंक यू यार। मेरे प्यारे बच्चों, कप्तान लाइव हो गया ना? अच्छा, टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। थैंक यू यार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम कल जहां पढ़ रहे थे आज उससे आगे आते हैं। नंबर लाइन 4। और नंबर लाइन में कल हम जब पढ़ रहे थे तो हम आ गए थे अब कहाँ पे? डेसिमल पे। तो मैंने कल 3 तरीके के डेसिमल आपको लिखवाए थे। पहला डेसिमल मैंने लिखवाया था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, या हम इसे फाइनाइट डेसिमल भी बोल सकते हैं, यानी ऐसा डेसिमल जो किसी पॉइंट के बाद टर्मिनेट होता हो। यानी अगर मैंने मान लीजिए यहाँ लिख दिया 0.3, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैंने यहाँ लिख दिया 0.34, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैंने लिख दिया 0.8759, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी जब किसी पॉइंट के बाद किसी एक डेफिनेट नंबर, मतलब डेफिनेट नंबर के बाद जब डेसिमल रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और इनको अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं। पॉइंट पे डेसिमल का जितने, मतलब पॉइंट का जितने नंबर हैं उतनी जीरो लगा देते हैं। 3/10 यहाँ लिखेंगे तो 34। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2, तो 2 जीरो, यानी 100। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर है, तो इसे लिखेंगे 8759। 1 में 1, 4 टाइम्स 0। मेरी बात आप समझ पाए? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैंने कहा 5.3, इसे करके बताइए, तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चों? यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 + 0.3, क्योंकि अगर आप 5 में 0.3 ऐड करते हैं तो ही तो 5.3 बनता है। यानी हम इस तरह से इसको अलग अलग ब्रेक करके भी चीज़ों को लिख सकते हैं। किस ऐप पर पढ़ा रहे हैं? अभी तो मैं यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद 1-2 दिन में हम कैरियर ऐप पे डाल देंगे ये सारे लेक्चर, जिन बच्चों की कमेंट है। एसएससी के लिए कहाँ से, वो भी मैं बताऊंगा, थोड़े टाइम रुक जाइए। अभी 14 तारीख का जो लॉकडाउन है, इसको देखते हैं कि क्या अभी स्टेटस आता है, उसके हिसाब से फिर एसएससी में भी डिसीजन लेंगे क्या करना क्या नहीं आगे। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन में मुझे लिखना है तो ये तो 5 ही रहेगा। 0.3 को हम लिखेंगे 3/10। जब हम इसे ऐड करेंगे तो 10 5 जा 50, और 50 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 53/10। यानी हम इस नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन में 5:3/10, इस तरह से भी हम इस नंबर को लिख सकते हैं। तो जब भी डेसिमल के बाद, यानी जिसे हम पॉइंट करें, इसके बाद जितने डिजिट होते हैं, और अगर वो नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट है, यानी कि एक संख्या निश्चित है, तो हम उनको इजीली फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात आती होगी पहले से ही। हमने इसको फिर से एक बार पढ़ लिया। अब थोड़ा आगे आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा जो, कि सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। क्या था रिकरिंग का मतलब या रिपीट का मतलब? वो मैंने कल समझाया था कि कैसे होते हैं, बट नहीं भी लिखा होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी ठीक है। जैसे 0.3, अगर मैं इसी नंबर को बार बार रिपीट करके लिखता चला जाऊं, इसी डिजिट को, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे टर्मिनेट तो नहीं हो रहा कहीं पे भी। ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंटों के बाद या 20 पॉइंटों के बाद या 20 डिजिट के बाद ये डेसिमल रुक जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये चलता ही चले जा रहा है इनफाइनाइट टर्म तक।
इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, बट साथ के साथ इसमें एक प्रोसेस रिपीट होने लग रहा है, एक पैटर्न रिपीट होने लग रहा है बार बार, इसलिए हम इसको कहते हैं रिकरिंग डिजिट, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डिजिट। अब बात आती है कि जी इसकी फ्रैक्शन हम किस तरीके से बनाएं। ये भी बड़ा सवाल है कि हम ऐसे क्वेश्चन की फ्रैक्शन किस तरह से बनाएं। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। उससे पहले आप एक बात बताइए मुझे, सभी बच्चे, आपने पिछली क्लासों में ये चीज पढ़ी है। अगर मैं यहां लिखूं 15.3912 और मैं कहूं बच्चे आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करके बताइए आंसर क्या आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करके बताइए आंसर क्या आएगा। तो आपने इस तरह से सीखा था कि 15.3912 था, तो पॉइंट हटा देंगे। हम ये देख रहे हैं कि यार पॉइंट के बाद कितनी जीरो है यहाँ पे, एक दो सॉरी कितने डिजिट है, 3 4, 4 डिजिट, तो 4 जीरो इनटू में 10 कर देंगे। क्लियर है जी यहां तक की। तो इसे लिखेंगे हम 15.3912 अपोन में 1000। अब आप ये देखिए कि अपोन में कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3, तो हम 1 2 3, तो हम आंसर लिखेंगे 153.912 मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल होता है ना वो एक अंक पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करते, किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते, यहां एक जीरो थी तो एक पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ, यहां 2 जीरो हो गई तो ये आपका मान लीजिए अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहां 2 जीरो आई, तो मैं इस डेसिमल को फिर 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करता, यानी यहां पे लेके आता। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर देता इसको, कितने से, 1000 से, 3 जीरो से, तो मैं इस पॉइंट को या इस डेसिमल को 3 पॉइंटों के बाद शिफ्ट करता। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं यहाँ पे कि जितने जीरो से, जीरो का मतलब 10 हो, 1000 यानी 10 100 1000, इस तरह से जितनों से मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही डेसिमल में डिजिट जो डेसिमल वाला पॉइंट है वो उतने ही डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने कहा यार 69.173, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए आंसर क्या होगा। तो आप सिंपली ऐसे समझिए मेरे बच्चों कि यहाँ कितने जीरो हैं, तो यहाँ 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है ना ये 2 डेसिमल आगे शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 6917.3। क्लियर है, यानी जितने जीरो से मैं गुना कर रहा हूँ, जीरो से मेरा मतलब 10 100 1000 इस तरह से, उतने ही आगे वो डेसिमल से पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक बार आप इतनी बात को समझिए, 10 सेकंड में रुकता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं बच्चों के आंसर भी दे देता हूँ जो कमेंट में पूछे जा रहे हैं। सर प्लीज एसएससी का भी एक बैच करिए। हाँ लेके आएंगे बच्चे, अभी देखते हैं लॉकडाउन की सिचुएशन। एसएससी के लिए शुरू, बिल्कुल बिल्कुल सर। किस क्लास का क्लास चल रहा है बेटा? ये 9th क्लास की क्लास चलने लग रही है अभी, हम 9th क्लास को पढ़ाने लग रहे हैं यहाँ पे अभी, और 9th क्लास का ही पहला चैप्टर है इंटीजर, उसी को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। और ये आज मेरी कॉन्सेप्चुअली आखिरी क्लास है, चौथी क्लास है ये नंबर लाइन पे। उसके बाद कल हम सारे क्वेश्चन लेंगे, सारे जितनी भी बुक्स हैं 9th क्लास की उनके, ठीक है। आइए मेरे बच्चों आगे, तो इतनी बात आपको समझ आई। तो देखिए मेरे बच्चों, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मान लो 3 3 ही मैं लगातार लिखे जा रहा हूं, तो जो नंबर मैं बार बार लिखे जा रहा हूं उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस बात का भी अर्थ वही है और इस बात का अर्थ भी वही। क्लियर है, ये चीजें मैं कल समझा चुका था। तो अब हम बात समझ रहे हैं कि यार इसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करें, यार इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाएं, क्योंकि ये फाइनाइट तो है नहीं कि उतनी जीरो अपॉन में लिख लें, ये तो इनफाइनाइट चीज है, तो कैसे फ्रैक्शन बनाई जाए।
तो जरा ध्यान से समझिए, ये आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स है, उसकी 3rd एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल आपके जिस तरह से आपको एकेडमिक में, आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में लिखना होगा इन चीज़ों को, मैं उसी तरीके से इसे समझा रहा हूँ। ये इस तरह से हमें इस नंबर की फ्रैक्शन बनानी। मैं करता क्या हूं बच्चों, इस नंबर को x के इक्वल मान लेता हूं, लेट x इक्वल टू दिस। और आप ध्यान रखिए, अगर मैंने इस नंबर को x माना है तो अल्टीमेटली फिर मुझे x की ही फ्रैक्शन में वैल्यू लेके आनी है। आइए फिर, अगर मैं अब दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड में 10 से गुना कर देता हूं इसको, तो इधर भी लिखूंगा बेटा 10 इंटू एक्स, और इधर भी लिखूंगा 10 इंटू ये सारा फंक्शन 0.333, इस तरह से। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे बच्चों, ये आएगा 10x। और 10 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, अभी मतलब 2 मिनट पहले ही, कि अगर हम किसी डेसिमल वाले एक्सप्रेशन को एक जीरो से, एक जीरो मतलब 10 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो डेसिमल है वो बेसिकली एक पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होता है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.33333, और इसी तरह से ये आगे इनफाइनाइट। अच्छा, ये चीज अनंत है, और जो चीज अनंत है उसकी गिनती नहीं कर सकते, है ना। जो चीज अनंत है उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट में से अगर हम कुछ हटा भी देंगे तो भी इनफाइनाइट ही बचता है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि यार मेरे पास इनफाइनाइट रुपीज है, कितने रुपीज है, इनफाइनाइट रुपीज है, अगर मैं इसमें से 10 हटा दूं, 10 रुपीज निकाल दूं, अब बताओ कितने बचे, तब भी मेरे बच्चों मेरे पास इनफाइनाइट ही बचे, क्योंकि इसकी तो गिनती हो ही नहीं सकती, इसका तो अर्थ ही है अनंत। तो अनंत में से कुछ निकल भी जाएगा तब भी अनंत ही बचेगा। क्लियर है। अब देखो यार, अब हम करते क्या है इसको, 10x ये 3 प्लस 0.3333, इस तरह हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। यही वाला एक्सप्रेशन था, मैंने बताया था 5.32 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 प्लस 0.32, सॉरी 5 प्लस 0.32, हम ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो ऐसे ही हमने यहाँ किया कि 3 पॉइंट ये एक्सप्रेशन लिखा था तो 3 अलग कर दिया, प्लस 0.333 ये अलग कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताओ मुझे, ये तो 10x है, इक्वल टू 3। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है, x को। ये वाला एक्सप्रेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, x को। तो ये वाली वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये x इधर लाएंगे तो 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x इक्वल टू 3। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आएगी 3/9। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/3। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन था जहां हमसे x की वैल्यू पूछी थी और हम इसकी फ्रैक्शन बनाना चाह रहे थे, तो इसकी फ्रैक्शन निकल के आई थी 1/3। तो अब आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स की फ्रैक्शन बनानी शायद समझ आई होगी। तो एक बार के लिए 10 सेकंड आप इतनी ही चीज को सिर्फ समझें, मैं फिर से आगे बढ़ता हूं इसी चीज के ऊपर और एग्जांपल लेके बढ़ते हैं। तब तक मैं कमेंट्स के आंसर देता हूं। सर प्लीज आप अपने प्लेटफॉर्म के रिव्यू पे एसएससी के लिए बैच लाइए। हाँ जरूर 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 लाएंगे। एक बार लॉकडाउन की सिचुएशन देखते हैं क्या होती है। सर आप पढ़ाने लगेंगे ऑनलाइन तो सबकी चैनल फ्लॉप, ना किसी का चैनल फ्लॉप नहीं होगा हमारे पढ़ाने से। नहीं, ये अमन कुमार बोल रहा है नंबर सिस्टम का चैप्टर है। नहीं, ये नंबर सिस्टम का चैप्टर है लेकिन ये 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए है।
तो अगर आप लोगों के भाई बहन 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं तो आप उनको बोलिए, उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें, और जिनका बेसिक हल्का सा वीक है और वो एकेडमिक की तैयारी ना करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके भी काम आएगी। मैंने इसी चैनल पे अपनी पीछे 4 वीडियो डाली हुई, आप उनको एक बार देखिए, जिनका बेसिक कमज़ोर है वो अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए थोड़ा और आगे आते हैं बेटा, एक दो एग्जाम्पल और उठाते हैं। सॉरी, देखिए अगर यही चीज़ हम कंपटीशन में पढ़ रहे होते थे तो ऐसे पढ़ते थे कि यार 3 पे बार है तो जितने पे बार है हम मतलब ये तो खैर वो दूसरे वाली कहानी हो गई। हम ये बोला करते थे कंपटीशन में, अगर कंपटीशन में पढ़ाना है इस चीज़ को सिंपली लिखना है कि 3 के ऊपर बार है तो 3 ऐसी चीज़ लिखिए, और जितने पे बार है उतने नो लिखिए। ये हमारा आंसर होता था। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/3। अगर मैं 0.34 लिख रहा हूँ इतने पे बार, तो करिए क्या, 34 लिखिए, जितने पे बार है उतने 9 लिख दीजिए, आंसर आ गया। लेकिन आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो एकेडमिक में ये चीज़ें नहीं है, एकेडमिक में हमें पूरा लिख के प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो आइए इसी 3-4 वाले को समझ के देखते हैं। 0.34 इस पे बार है, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि यार इसकी फ्रैक्शन बना के बताओ बच्चों क्या बनेगी। तो हम लोग करते क्या है बच्चे, 0.34 34 34, और ये एक प्रोसेस है, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यार इसकी फ्रैक्शन बना के बताइए क्या होगी। तो हम इसको मेरे बच्चों x के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल मान लेते हैं जी, x के इक्वल मान लेते हैं। और x के इक्वल मान के अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 100 से, बाई 100 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। क्यों कर रहे हैं 100 से, वो मैं 2 से 3 मिनट के बाद आपको समझा भी दूंगा कि हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यार, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 100x आया, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 इंटू 0.34 34 34 एंड सो ऑन। अब ये मेरे बच्चों आया 100x, और जब 100 को हम किसी डेसिमल वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताया था कि जो पॉइंट है ना वो 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाता है, तो यानी इसकी वैल्यू निकल के आएगी 34.34 34 34 एंड सो। ये बात आप समझते हैं। अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तब आगे देखिए, ये 100x है, इसे लिख लेंगे 34 प्लस 0.343434। अब आप इस बात को भी जानते हैं क्या कि हमने इस वाले नंबर को क्या एज्यूम किया हुआ है, इस वाले को हमने एज्यूम किया था क्या, x। तो 34 प्लस ये x हो गया, इधर लाएंगे ये 99x हो गया, ये 34 हो गया। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो 34/90, सॉरी अच्छा ये नीचे नहीं आ रहा होगा, 34/99, ये हमारी फ्रैक्शन बनी। तो इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो होगी मेरे बच्चों 34/99। 10 सेकंड के लिए आप इस बात को एक बार फिर से देखिए, फिर आगे बढ़ता है। तब तक मैं एक दो कमेंट देख लेता हूँ। हाँ, रितेश कुमार कमेंट में पूछ रहा है फुल बैच मिलेगा क्या 9th क्लास का। हाँ बिल्कुल मिलेगा, 10th क्लास का भी फुल बैच मिलेगा, बस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर ही। 9, 10, 11, 12 सारे एक साथ स्टार्ट करेंगे।
बहुत जल्दी से स्टार्ट करेंगे। चलिए मेरे बच्चों, अब मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा था। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इसकी फ्रैक्शन आपसे पूछता है तो आप ये देखिए कितने डिजिट पे बार है। एक डिजिट पे बार है, तो मल्टीप्लाई आपको दोनों साइड जो करना होगा वो किससे करना होगा? 10 से। अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो आप देख रहे हैं कितने डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे। तो यहां जो मल्टीप्लाई करोगे आप कितने डिजिट से ना, कितनी जीरो से करोगे? 2 जीरो से। अगर मैं इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन लिखूं तो यहां बताइए कितने डिजिट पे बार है? 3 डिजिट पे। तो इसे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने से करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? यहां पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जैसा उसका रूप है वैसा ही बाद में भी एक रूप निकल के आ जाए। जिस शेप का, जिस प्रोसेस का या जिस पैटर्न का वो क्वेश्चन है, वैसा ही एक वैल्यू उसके में बाद में तैयार हो जाए, ताकि उस वैल्यू को जो हमने स्टार्टिंग में माना था उससे घटा के फिर हम उसकी फ्रैक्शन निकाल पाए। तो अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे ही और ज्यादा डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो और ज्यादा जीरो से आपको मल्टीप्लाई इसी तरह से करना होगा। एक बात और, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन होता और मैं आपसे ये कहता कि यार 10.34, आप मुझे इसकी फ्रैक्शन बना के बताइए क्या होगी। 10.34 की फ्रैक्शन, और 34 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसके आप फ्रैक्शन बना के बताइए क्या होगी। तो कतई नहीं घबराना है, आपने बिल्कुल जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करते चले जाइए। बस इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। 10 प्लस 0.34, क्लियर है? 10 प्लस 0.34 पे बार। अब आप जानते हैं 10 तो 10 ही रहना है, और ये 0.34 जो है ना, इसको आप इस तरीके से सोल्व कर लीजिए। मतलब ये जो आपने प्रोसेस लगाया है तो इसकी फ्रैक्शन बना लीजिए। तो ये आएगा 34/99। तो आप चाहें तो इसे सोल्व करके भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं कि 10:34/99। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप इसे सोल्व करना चाहेंगे तो आप इस तरह से लिखिए कि भाई 10 प्लस 34/99। तो उस केस में आपको इसका एलसीएम लेना होगा। 99 यही है ना? हाँ। तो 10 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 है, प्लस 34 है। अब जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये 4 आएगा, तो 1024 अपॉन में 99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसी, अगर ये वाला क्वेश्चन उसने पूछा होता तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस शेप में भी दे सकते हैं और इसको सोल्व करके 1024 अपॉन 99 ऐसा भी लिख के दे सकते थे। तो दोनों ही हमारे आंसर हैं, दोनों तरीके से ही आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक की मेरी बात? चलिए एक बार 10 सेकेंड आप फिर से इस चीज को समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेता हूं जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में डाले हुए, और बस कल हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो घबराने का नहीं। चलिए आइए। चलिए मेरे बच्चों, आपके एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, वही मैं लेने लग रहा हूँ। 0.2353 53 आपको इसकी फ्रैक्शन बनानी है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो बच्चों, एक बार आप
10 से 12 सेकंड लिखिए कुछ मत, सिर्फ सोचिए कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, सिर्फ सोचने का काम करिए। आइए बच्चे, करते क्या है, इसे हम x के इक्वल मान लेते हैं। अब आप समझदार हैं, इस बात को तो जान ही रहे हैं कि रिपीट क्या होने लग रहा है। तो आप कहेंगे सर 0.235 में 35 रिपीट होने लग रहा है। कोई ये मत सोचना कि 53 रिपीट हो रहा है, नहीं, 35 35 35 35 35 इस तरह से रिपीट होने लग रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर आप बार लगा दीजिए। अभी मैं आपको बता के हटाऊँ कि जितने नंबर पे बार लगा हुआ है या जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, उतने जीरो से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 2 हो रहा है, सॉरी, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। वही चीज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x। और मेरे बच्चों यही वाली वैल्यू तो है, जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेसिमल है वो कितने डिजिट आगे शिफ्ट होगा, 2 डिजिट, यानी यहाँ आ जाएगा। तो जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 23.5353 एंड सो ऑन। अब इतने प्रोसेस को एक बार आप समझने का प्रयास करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप इतनी बात को सिर्फ समझने की कोशिश करिए एक बार। देखिए, सारा खेल एक जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि अब ये फ्रैक्शन में तभी कन्वर्ट होगा जब मैं इस टुकड़े में इस टुकड़े जैसा कोई वैल्यू दिखा दूं, यानी इसको इस तरीके से बांटूं कि एक टुकड़ा ये बन जाए और उस टुकड़े की वैल्यू मैं x लूं और सीधा x यहां लेके आ जाऊं। तो 100x में से x घटाएंगे और सीधी हमारी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी माइनस करने पे। तो हमें ये वाली चीज यहां पे लेके आनी है। कैसे लेके आए वो देखिए। देखिए, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 23 पॉइंट, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, उसके बाद 35 35 35 सब में चल रहा है। तो यहाँ मैं 23.3 लिख दूं और प्लस में 0.2353 और ये लिख दूं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत है? उम्मीद होगी नहीं है दिक्कत। आप इसे जोड़ना भी चाहें तो 23.3 में अगर आप 0.2353 53 अगर जोड़ेंगे भी तो ये सब तो एज इट इज रहना है, और ये 3 और 2 क्या बन जाएगा, 5। तो यही आ जाएगा जो हमारा यहाँ पे 23.535353 वाला पोर्शन आ जाएगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे मेरे बच्चों, आप समझ गए कि हमने इसे क्यों तोड़ा। हमने तोड़ा ताकि हम ऐसा एक टुकड़ा वहां पे ला सकें जिसको हमने x माना हुआ है। तो हमने जिसे x माना है वैसी कोई शेप वहां पे या वैसा कोई पैटर्न ला सके। अब क्या करते हैं जी, पैटर्न हमारे पास आ गया, ये 100x है, ये 100x प्लस 23.3
इस वाले पोर्शन को हम x रख लेंगे, x उधर ले जाके माइनस का 99x आ गया, ये 23.3 हो गया मेरे बच्चों। x की वैल्यू होगी 23.3 अपॉन 99। अब आप जानते हैं इस बात को कि अगर हम ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, ये डेसिमल अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक जीरो बटे लेके आते हैं। अगर मान लीजिए 5.8 है और मैं इसको फ्रैक्शन बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, पॉइंट हटा के एक जीरो लगा दूंगा। ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट हटा के एक जीरो लेके आएंगे तो आएगा 233 अपॉन में 990। बात समझ पाए आप? एक बार 10 सेकंड फिर से इसको एक बार गौर से देखिए और समझिए जो लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आगे आते हैं। बढ़े भाई आगे, चलिए बच्चे आगे आते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं क्लास डेली कब से लगती है? तो लगभग 12 बजे के आसपास हम स्टार्ट करते हैं क्लास को डेली, और 40 मिनट का सेशन रखते हैं ये 9th क्लास का। अब उम्मीद है शायद शुक्रवार से हम 10th क्लास स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही 9th क्लास का टाइमिंग खत्म होगा, 40 मिनट का लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद फिर एक 40 मिनट का लेक्चर 10th क्लास का डेली रखा करेंगे। फिर 4-5 दिन बाद या 6 दिन बाद हम 11th क्लास को भी स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से फिर 12th क्लास के मैथ को भी स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए। अब जैसे मैंने बनवाया है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर घर पे जाके आपको यही चीज़ें दोबारा से करनी है, और कल हम इन पे क्वेश्चन तैयार करेंगे। मैं आपको कहूँ कि 5 प्लस या 5.389 पे बार, आप मुझे इसकी फ्रैक्शन बना के बताइए क्या होगी। तो आप करिए क्या, आप चाहें तो x को इसी के इक्वल मान लीजिए, ठीक है, तो सोल्व कर लीजिए, या फिर इसको लिखने का एक तरीका ये है कि आप इसको 5 प्लस 0.389 लिख लीजिए, और 89 पे हो गया आपका बार। मेरी बात समझ पाए? हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो आप ये सोचिए 5.389 पे बार था, तो हमने इसको लिख लिया 5 प्लस 0.389 पे बार। अब हमको एक्चुअल में 5 की फ्रैक्शन तो पता ही है 5 होती है, इस वाले पोर्शन की फ्रैक्शन निकाल के लानी है, क्या होगी। तो करते क्या है, 0.389 जो है, जिसमें 89898989 बार बार आ रहा है, मैं लिख भी दे रहा हूं एक दो बार, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। अब चूंकि हमें पता है कि 2 डिजिट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर 3 डिजिट रिपीट होंगे तो 1000 से गुना करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट होंगे 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा होगा 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे बच्चों यहां क्या करते हैं हम लोग, ऐसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे जी, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0.389 को हम इस तरह से लिख रहे थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, ये 100x होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 38.989898 और इसी तरह। अब मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के लड़ाई एक ही बात पे लड़नी है, क्या कि हमें इस वाले एक्सप्रेशन को इस तरह ब्रेक करना है कि 38989898 ये वाली कहानी चालू हो जाए, है ना, 389898 वाली कहानी चालू हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, 100x, भाई इसको इस तरह से लिख लेते हैं 38। अब मुझे यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 9 है,
तो मैं क्या कर लेता हूँ 38.6 प्लस में, अब 9 में से 6 यहां लिख दिया तो बचा कितना होगा 3, फिर 89898, ये वाली चीज लिख दी हमने। अगर आप इसे जोड़ना भी चाहें तो आप जोड़ के देखिए 38.6 और 0.3898 जोड़ेंगे तो ये 8 आया, ये 639 आया, ये 8 आया, ये 3, और आगे की कहानी तो आप जानते हैं, ये इनफाइनाइट टर्म तक चलती रहनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 100x है, ये 38.6 है, इस वाले पोर्शन की वैल्यू क्या हो गई x, ये x इधर आएगा माइनस का तो ये 99x आया, ये 38.6 आया, x की वैल्यू आई 38.6 अपॉन 99। अब आप जानते हैं कि अगर डेसिमल हटाते हम, एक जो ये डेसिमल है इसे हटाएंगे तो कितनी जीरो लेके आनी होगी, हमें एक जीरो लेके आनी होगी, तो ये आएगा 386 अपॉन में 990, ये हमारा आंसर हो गया। अगर वो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था, ये सवाल था, तो 5 प्लस इस वाले पोर्शन की फ्रैक्शन, तो 0.389 की जो फ्रैक्शन थी वो, सॉरी 389 था ना, ठीक है, तो ये था 386 बाई दिस, तो इसकी फ्रैक्शन थी 386 बाई 990। अब हम चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5:386 अपॉन 990, या मेरे प्यारे बच्चों हम इसका प्रॉपर एलसीएम लेके इसे सोल्व करके भी लिख सकते हैं। तो एक बार 10 सेकंड आप इसे देखिए, मैं आपके कुछ कमेंट पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। अभिषेक कह रहा है 1 2 3 सर कोचिंग वालों का कुछ करो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। नाइन्थ क्लास की फ़ी के बारे में बताइए। नाइन्थ क्लास की कोई फ़ी नहीं लेंगे भाई हम। नाइन्थ क्लास का फ्री पढ़ाएंगे, 10th 11th 12th इनकी फ़ीस लेंगे। 11th कब से चालू कर रहे हैं आप ये सोच लीजिए कि 15 तारीख से हर एक क्लास का स्टार्ट कर देंगे, हर एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, चाहे साइंस हो चाहे इंग्लिश हो, मैथ तो कर ही रहे हैं अब हम धीरे धीरे, और कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की हम एकेडमिक स्टार्ट कर देंगे कैरियर पे 15 तारीख से। 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, 15 को सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और तब तक 14 से पहले पहले मैथ की 9th 10th 11th 12th चारों क्लासों के पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे वो। चलिए मेरे बच्चों आगे आते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अब थोड़ा सा आगे आते हैं चीज़ों पे, क्या किया जाए। अब मैं आपको ऐसे कहूं कि यार 0.3001290001 या ऐसे 00 चला दिया, और मैं ऐसे लिख दूँ, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर तो कोई प्रोसेस ही फॉलो नहीं होने लग रहा है, या कोई पैटर्न ही ऐसा फॉलो नहीं हो रहा कि जिसको हम ये कह दें कि भाई ये रिकरिंग है। भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात तो हमने मान ली, क्योंकि ये डेसिमल हुआ हमारा, और डेसिमल के बाद हमारे इनफाइनाइट पॉइंट तक जा रहे हैं, या इनफाइनाइट डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसका अर्थ ये तो तय हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रिकरिंग है? अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रिकरिंग है? रिकरिंग का मतलब होता है जहां पे रिकर हो रहे हो, रिपीट होने लग रहे हो डिजिट, तो रिपीट हो रहे हैं नहीं, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको नहीं, तो ऐसे डेसिमल की हम कभी भी फ्रैक्शन नहीं बना सकते, ऐसे डेसिमल की हम कभी भी फ्रैक्शन नहीं बना सकते। यानी फ्रैक्शन दो ही डेसिमल की बन सकती है, फ्रैक्शन दो ही डेसिमल की बन सकती है। कौन कौन से डेसिमल की? एक तो टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग की,
दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग, या सिर्फ बट रिकरिंग, बहुत सारी जगह पे बट यूज नहीं हो रखा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वैसे सही अर्थ यही है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिकर होने लग रहा है। ठीक है, तो हम इसकी भी फ्रैक्शन बना सकते हैं, हम इसकी भी फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ 0.3, तो इसकी फ्रैक्शन हुआ 3/10, ये हुआ 0.3 पे बार, इसकी फ्रैक्शन हुई 3/9, जो मैंने बना के दिखाई थी, बाद में सोल्व करके हमने देखा था इसे 1/3। और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी ना तो टर्मिनेट हो रही हो और ना रिपीट हो रही हो, जैसे ये वाला, इसमें ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ये रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल की हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते, यानी इन दोनों की ही हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं और इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज है, बस 1 मिनट बाद में आपको समझाता हूं कि हमने अब यहां से क्या क्या चीजें सीख ली, और जो नाम अब लिए जाएंगे रेशनल इरेशनल, वो इन्हीं पे खेले जाने हैं। मेरी बात समझे यहां तक? तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब 10 सेकंड इसको फिर से देखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सर क्लास कब तक स्टार्ट होगी? ऐसे ही बहुत जल्दी कर रहे हैं बच्चे, जो एसएससी वाले बच्चे हैं परेशान बिल्कुल भी ना हो। 14 तारीख का लॉकडाउन देख रहे हैं, अगर ये हटता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे उस पर भी। आवाज नहीं आ रही थी कि सॉरी 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 बच्चों, सॉरी। मैंने अभी ये बात बताई आपको कि भाई हमने नंबर को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा रियल नंबर, दूसरा हिस्सा इमेजिनरी नंबर। आवाज नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं।
यानी रियल नंबर को हम दो बड़े टुकड़ों में बांटते हैं नंबर को हम दो बड़े टुकड़ों में बांटते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। हम कहते ऐसे भी हैं कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट रियल नंबर को डिनोट करता है और हर एक रियल नंबर नंबर लाइन पे डिनोट होता है। मतलब वही चीज है, उसको दो अर्थों में बोला गया। हर पॉइंट नंबर लाइन पे रियल नंबर को डिनोट करता है और हर रियल नंबर नंबर पॉइंट पे रिप्रेजेंट होता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर के टुकड़े समझते हैं कि रियल नंबर की क्या क्या कहानियां हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए यार, अब हम मेरे बच्चों पढ़ रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक रेशनल नंबर जिसे हिंदी में परिमेय संख्या बोला जाता है, और एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को थोड़ी देर में समझते हैं, पहले रेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल नंबर होते क्या है? व्हेन ए नंबर कैन बी written in the form of P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं या वे नंबर होते हैं जिन नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। यानी जिन नंबर को हम फ्रैक्शन के शेप में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर हैं। और जब भी हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। यानी जो बटे वाली टर्म है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं रखी जा सकती। उसका एक कारण है कि क्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं रखी जाती। देखिए यार, अगर आप हल्का सा समझने का प्रयास करेंगे तो मैं इसको भी हल्का हल्का सा क्लियर कराता हूं आपको। ये जो रेशनल नंबर है ना, ये बना हुआ है किससे? रेशियो से। अगर आप इतने पार्ट को अलग कर दें तो ये बना हुआ है रेशियो से। और रेशियो क्या होता है? दो चीजों के बीच की कंपैरिजन या ज्यादा चीजों के बीच का कंपैरिजन होता है रेशियो। तो अगर मैं यहां 1/2 लिख रहा हूं तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली इन दो चीजों के बीच का कंपैरिजन दिखाने लग रहा है। अगर मैं 2/4 लिख दूं और मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ क्या ये फ्रैक्शन है या नहीं है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन जो होती है वो रेशियो की टर्म में होती है और रेशियो हमेशा लोवेस्ट टर्म होती है। यानी ऐसी टर्म होती है जिनमें और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, रेशियो ऐसी टर्म होती है। यानी अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो हम इसका सही रूप ये लिखेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अगर मैं 20/40 लिख रहा हूं तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 1/2। ये लोवेस्ट टर्म होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं यहां पे, क्या फ्रैक्शन में तभी लिख सकते हैं, या फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ये किसी नंबर का मल्टीपल होता है और ये किसी नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे मैंने मान लीजिए 1/2 है, मैंने यहां लिख दिया 20, यहां लिख दिया 40, तो इसका भी वही अर्थ है, मतलब ये भी वही बात है और ये भी वही बात है। 1/2 है यहां पे भी और इसका भी सेंस 1/2 ही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही चीज निकल के आ गई। हाँ या ना? वही सेम चीज निकल के आ गई। बोलिए हाँ या ना, बोलो बच्चे, हाँ या ना? हाँ। तो यानी हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये लोवेस्ट टर्म आ जाएगी। ये जो लोवेस्ट टर्म है इसे सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेम रिजल्ट देगी जो यहां वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक फ्रैक्शन लिखी 5/0,
अब मैं इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ तो 50 आ गया, लेकिन यहाँ क्या उसी रेस्पेक्ट में नंबर बढ़ा जिस रेस्पेक्ट में यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करके नंबर बढ़ा था। भाई आपने यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 20 टाइम्स नंबर यहाँ आ गया, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 20 टाइम्स नंबर आ गया, लेकिन जब आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो 0 आ गया, यानी जैसा था वैसा ही आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना, जैसा था वैसा ही आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कभी भी किसी फ्रैक्शन के बटे में 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 लेने से रेशियो नहीं निकलता है। अगर आपने रेशियो पढ़ा हुआ है तो आपने इस अर्थ को समझा होगा, मैं हल्का सा लिख के समझाता हूं। रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू, बिटवीन या अमोंग जो भी आना है, टू और मोर थिंग्स। यानी जो रेशियो होता है वो 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच का कंपैरिजन होता है, कंपेयर करके बताता है दो लोगों के बीच में। मैं आपसे बड़ा हूं, आप मुझसे छोटे हैं, तो हमने कंपेयर किया अपने आप को। तो 2 चीजें होनी चाहिए। अगर मैं 5 ले लूं और इधर 0 ले लूं तो 0 का मतलब तो हुआ कुछ भी नहीं, यानी यहां तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जब यहां कोई वैल्यू है ही नहीं तो एक चीज में कंपैरिजन थोड़ी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए इस क्लासरूम में मैं बैठ के पढ़ाने लग रहा हूं और यहां एक भी बच्चा नहीं बैठा हुआ और मैं कहूं मेरी हाइट सबसे ज्यादा है, तो गलत बात है, क्योंकि जब रेस्पेक्ट में कोई दूसरी चीज होगी ही नहीं तो फिर तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता वहां पे। इसलिए कभी भी फ्रैक्शन के बटे में 0 नहीं आ सकता। ये समझाने का एक तरीका है, ऐसे ही बड़े सारे तरीके समझाने के। मैं और भी तरीकों से इसी बात को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि बटे में 0 क्यों नहीं आ सकता। तो अब आपको समझ आया होगा कि जो मैंने लिखा है कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, मिट जा भाई, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू इंटीजर होते हैं, और क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका एक एग्जांपल मैंने दिया कि रेशनल नंबर का स्टार्टिंग का वर्ड ही रेशियो से बना है, और रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, है ना, और कंपैरिजन 2 या 2 से ज्यादा चीजों में होता है। तो अगर आप एक चीज 0 ले लेंगे तो वहां कंपैरिजन होगा ही नहीं। दूसरी एक तरीका और भी बताता हूं इसी बात को समझने का। आप देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे तो बहुत बढ़िया से मस्ती से सीख पाएंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि 12/3, बताओ जी आंसर क्या है? 12/3 आंसर बता दो यार क्या है। मतलब थोड़ा सा गहराई में चले जाएंगे, जिसकी जरूरत है नहीं तो आप कहेंगे कि सर 4 आया। तो मैं कहूंगा कि देखो यार ध्यान से मेरी बात, ये तभी मतलब हम छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा करते थे। मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ, तो वहाँ उत्तर की पुष्टि क्या करते थे, उत्तर की जांच क्या करते थे। तो आपने 12 को 3 से भाग दिया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4। फिर हम कैसे चेक करें कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है? तो हम क्या करते थे वहाँ पे कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर वो मल्टीप्लीकेशन 12 आ गई तो हम कहते थे बिल्कुल सही है, अदरवाइज हमारा गलत है। मान लीजिए मैंने लिखा कि 30 डिवाइडेड बाई 5, तो आपने कहा 6। अब मुझे कैसे पता चला सही है कि गलत है? तो मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा अगर आंसर 30 आ गया तो मेरा सवाल सही है, अदरवाइज मेरा सवाल गलत है। लेकिन अगर ऐसे ही मैं आपको कहूं कि 7/0, तो जो भी मेरा यहां आंसर आएगा, जो भी मेरा यहां आंसर आएगा, उस नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू आनी चाहिए मेरी। अगर ये सही है, यानी सही आंसर तो तभी होगा ना जब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू आनी चाहिए, तभी तो मेरा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज तो गलत है मेरा सॉल्यूशन जो मैंने किया है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा, अगर मैंने उसे 0 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू ला दी तो मेरा आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। लेकिन 0 की कहानी आपने पढ़ी है छोटी क्लासों में कि 0 को आप किसी से भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। 0 को आप किसी से भी गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। तो इसका जो भी आंसर निकल के आया होगा, मान लीजिए x आंसर आया होगा, कोई भी आंसर आया होगा, तो 0 को उससे गुना करेंगे ना तो 0 आएगा। यानी ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसे 0 से गुना करके 7 आ सके। इसलिए कभी भी बटे में यानी अपॉन में 0 नहीं आता। यानी न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर किसी भी सिचुएशन में 0 नहीं हो सकता। इस बात को बताने के मेरे पास 1000 तरीके हैं। कितने तरीके? 1000 तरीके हैं।
मतलब मैं किसी भी तरीके से इस बात को समझा सकता हूँ। जब मुझे सच्चाई पता है कि रेशियो का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट दो चीज़ें हों और एक चीज़ है ही नहीं, तो उसके बीच में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तो उस बात को मैं किसी भी तरीके से बता सकता हूँ। मेरी जेब में 10 रुपीज़ है, मैं इस बात को बताने का तरीका कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरी जेब में 12 रुपये से 2 रुपये कम है। मैं ऐसे कह सकता हूँ मेरी जेब में 5 रुपये का 2 गुना है। मैं ऐसे कह सकता हूँ मेरी जेब में 9 रुपये से 1 ज़्यादा है। अगर मुझे पता है मेरी जेब में 10 रुपये हैं तो इसको बताने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो अगर मुझे ये बात पता है कि रेशनल नंबर रेशियो से तैयार होता है और रेशियो में दो चीज़ें होनी चाहिए, तो कभी भी बटे वाली चीज़ जीरो नहीं हो सकती, ये हमारा गलत है। ठीक है जी, चलो इसको भी छोड़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। दोस्तों अच्छा आज तो ज़्यादा टाइम हो गया, चलिए आज हम क्लास को यहीं रखते हैं अभी, उसके बाद कल इस पे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और आगे कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिएगा कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, पी और क्यू इंटीजर होंगे। इंटीजर के बारे में मैंने बताया था, इंटीजर कैसे होते हैं। कप्तान इस पे कमेंट्स पे ही चलने दे इसको, सो दैट मैं देख पाऊँ। तो इंटीजर कौन से होते हैं मैंने बताया था। कल हम लगभग 12-1 बजे के आसपास दोबारा इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे जितना भी मैंने पढ़ाया उस सबको पढ़ के आइएगा। कल हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे बुक्स के। थैंक यू यार, बाय।